हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सूरज है यानी कि पूरे सोलर सिस्टम का हार्ट यानी सेंटर, उसे अगर हम रिप्लेस कर दें किसी और स्टार से तो क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोलर सिस्टम के सेंटर यानी कि हमारे सूरज के बारे में तो आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी। सूरज अगर एक ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा, कभी सोचा है? सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? कभी सोचा है कि सूरज की जगह कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सुपर फास्ट रोटेशन वाला पल्सार स्टार हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में होता तो फिर क्या हम इंसान सरवाइव कर पाते? और इसका हमारे यूनिवर्स में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता? यूनिवर्स के स्केल पर हमारे सूरज का जो साइज है वो एक बिलो एवरेज साइज का स्टार है, और हाँ, इसका रेडियस 6,96,342 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ से लगभग 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। पर देखो, जब बात मार्स की आती है तो ये 1.9885 इंटू 10⁻30 किलोमीटर के साथ पृथ्वी से 3,33,950 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा मैसिव हो जाता है। पृथ्वी और सूरज के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, और यही कारण है कि सूरज से लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। नाउ अब आप लोग सोचो, एक दिन अचानक से हमारा सूरज गायब हो जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड तक तो उसका पता ही नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है। सोलर सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट कुछ समय तक यूं ही बेपरवाह घूमते रहेंगे, और सूरज ना होने का मतलब है कि ग्रेविटी जो कि हमें सूरज से मिलती है वो भी नहीं होगी। तो ग्रेविटी के बिना तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स इजेक्ट हो जाएंगे, और इस तरह हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत तो निश्चित है। तो अब क्या किया जाए? ऐसे में इस गैप को भरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले सबसे क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम के स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी को उठाकर यहाँ पर लाते हैं। तो पृथ्वी से 4.26 लाइट ईयर दूर स्थित ये स्टार हमारे सूरज से 7 गुना छोटा है, काफ़ी कम मैसिव है। तो हमारा ये स्टार एक क्लियर स्टार है जिसकी ब्राइटनेस सूरज के कंपैरिजन में 500 गुना कम है। जैसा कि आपने अभी जाना कि ये सूरज से छोटा है तो इसकी ब्राइटनेस और ग्रेविटी भी कम है। अब जहाँ हम दूर दूर के सोलर सिस्टम में स्थित तारों को आसानी से देख लेते हैं, वहीं प्रॉक्सिमा सेंचुरी को ना देख पाने का कारण इसकी कम ब्राइटनेस ही है। अब ज़रा सोचिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर होता तो इसमें ब्राइटनेस और ग्रेविटी की कमी हो जाती, और ये स्टार इतनी विशालकाय सोलर सिस्टम को अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता था। एज अ रिजल्ट सोलर सिस्टम के कई सारे प्लैनेट और दूसरे ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम का साथ छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि अभी तक जो भी हम सोलर सिस्टम की जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ना, वो फैमिली टूट जाती है। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स के जाने की वजह से सोलर सिस्टम का साइज़ भी काफ़ी छोटा हो जाता। कम ब्राइटनेस के कारण ये स्टार कम एनर्जी प्रोड्यूस करता, और हमें दिन के समय भी शाम की तरह ही आसमान नज़र आता। और इतनी कम एनर्जी वाले स्टार के अराउंड हम सोलर एनर्जी पर डिपेंड तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो दोस्तों, दैट्स द रीज़न हमारे सोलर सिस्टम में सन ही एकमात्र ऐसा स्टार है, और एक न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के 85% स्टार बाइनरी होते हैं, यानी कि उनके पास कोई ना कोई कंपेनियन स्टार होता है। अब देखो, किसी के पास एक और किसी के पास 2, कोई तो 3 भी घुमा रहा है, और इन सब के बीच में हमारा सूरज एक लौता सिंगल है। अब ज़रा सोचो, हमारे सूरज की जगह सोलर सिस्टम में बाइनरी स्टार आ जाए तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? तो दोस्तों, बाइनरी स्टार के अराउंड घूमते हुए प्लैनेट के ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी सूरज के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, पर अगर हम बाइनरी स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं तो हमारी ऑर्बिट कुछ ऐसी होती, और ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई स्टार हमारा ऑर्बिट में हमेशा बना रहता। रात तो शायद होती ही नहीं। और एक स्पेशल चीज़ कि अब कभी आसमान नीला दिखाई देता, कभी लाल, और अगर दोनों स्टार साथ में आसमान में दिखते तो इसका कलर पर्पल होता। हाउ रोमांटिक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों स्टार से निकलने वाली रेडिएशन इतनी ज़्यादा होती कि शायद पृथ्वी पर रहने वाले लोग इसे झेल ही नहीं पाते। हमारी फसलें बर्बाद हो जाती और शायद भुखमरी के हालात भी बन सकते थे। पृथ्वी के ज़्यादातर पोर्शन डेजर्ट में बदल जाते।
अब ज़रा सोचो क्या होगा अगर सोलर सिस्टम के सेंटर से हमारा सूरज कोई एलियन उठा कर ले जाए तो। हाँ, मुझे पता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एलियन तो लेट हो गए, हमारे हनुमान जी तो ये काम पहले ही कर चुके हैं। तो चलो, ये तो हुई हमारे धर्म ग्रंथों की बातें। अब वापस आते हैं साइंस पे। अब हम एक बड़ी सी क्रेन लेते हैं और क्रेन लेकर लार्जेस्ट नोन स्टार स्टिफसन 218 को सोलर सिस्टम के सेंटर में रख देते हैं। ये रेड सुपर जायंट स्टार पृथ्वी से 19,000 लाइट ईयर दूर सैटर्न कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसका रेडियस हमारे सूरज से 2150 गुना ज़्यादा है और वॉल्यूम 1000 करोड़ गुना ज़्यादा है। अब इमेजिन करो, लाइट स्टार के अराउंड घूम रही है तो उसको इसके एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 9 घंटे का समय लग जाएगा, जबकि हमारे सूरज को लाइट सिर्फ 14.5 सेकेंड में ऑर्बिट कर सकती है। अब सूरज की जगह पर स्टिफसन 218 रख दिया जाए तो सोच ही सकते हो ये कहाँ तक फैला होगा। ये मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून सबको अपने अंदर समा लेने वाला है और हम इंसान एक ही तरीके से इससे बच सकते हैं कि हम पहले ही पृथ्वी को छोड़कर कहीं और चले जाएं। कहीं और से मेरा मतलब है किसी और गैलेक्सी में, क्योंकि हमारी गैलेक्सी के सारे प्लैनेट्स तो कवर ये कर ही चुका है। अब अगर हम नेपच्यून और प्लूटो पे खड़े होकर देखें इस स्टार को, तो ये स्टार हमें अंधा बना सकता है। ये सूरज के कंपैरिजन में 4,36,516 गुना ज़्यादा चमकदार है। इसकी रेडिएशन इतनी एक्सट्रीम होने वाली है कि हम इंसान सोलर सिस्टम के किसी भी कोने में नहीं बचने वाले। अब ज़रा सोचो, स्टिफसन 218 से हमारा ये हाल है तो क्वाजी स्टार से क्या होता। तो दोस्तों, क्वाजी स्टार अर्ली यूनिवर्स में स्थित मैसिव स्टार हुआ करता है। अगर कोई स्टार हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर होता तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम इस स्टार के अंदर समा जाता। जी हाँ, लिटरली इसके अंदर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम समा जाता। नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, जो स्पेस में भेजा इंसानों का फारदेस्ट ऑब्जेक्ट है वो पिछले 45 सालों से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। अब इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट एक क्वाजी स्टार के बाहर नहीं निकल पाता। मतलब समझ लो एक क्वाजी स्टार का साइज कितना मैसिव होता है। पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो छोटा होने के बावजूद भी सोलर सिस्टम का सेंटर बनने का दम रखता है। जी हाँ, सही सुना, वो एक न्यूट्रॉन स्टार है। दोस्तों, एक न्यूट्रॉन स्टार, इसका रेडियस बस 16 किलोमीटर ही है। वो सूरज से भी ज़्यादा मैसिव हो सकता है। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो अल्टीमेटली इनकी ग्रेविटी लेवल को भी ज़्यादा कर देती है। अब ज़रा सोचो कि 10 किलोमीटर का ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। ये अपनी ग्रेविटी से सभी ऑब्जेक्ट को बखूबी कंट्रोल करके रखेगा, पर इसकी ब्राइटनेस सोलर सिस्टम को रोशन करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। एज अ रिजल्ट सोलर सिस्टम डार्कनेस में घिर जाएगा और पृथ्वी पर इंसानों का रह पाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से स्टार में समा जाएगी। अब अगर हम न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड को 1000 गुना बढ़ा देंगे तो ये एक मैग्नेटर बन जाएगा, जो कि एक और एग्जॉटिक ऑब्जेक्ट होता है। अगर उसके हाई मैग्नेटिक फील्ड को पृथ्वी से कंपेयर करते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। एक मैग्नेटर की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से 100 करोड़ गुना ज़्यादा होती है। अब अगर ये सोलर सिस्टम के सेंटर में होता तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी पर मौजूद सारी मैग्नेटिक डिवाइसेस को ख़राब कर देती और कंपास जैसी तो कोई चीज़ शायद फिर होती ही नहीं, क्योंकि देखो कंपास मैग्नेटिक फील्ड पर ही तो काम करता है। अब अगर मैग्नेटर के मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसे पल्स आर में बदल देते हैं तो ये ना सिर्फ अपने मैग्नेटिक फील्ड से कहर ढाएगा, बल्कि रोटेशन के कारण एक्सट्रीम लेवल की हाई रेडिएशन एमिट करेगा, जो पृथ्वी से लाइफ का नामो निशान मिटाने के लिए काफ़ी होगा। अब अगर हम यूनिवर्स के सबसे बड़े न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो ये करीब 20 किलोमीटर रेडियस रखता होगा। अब अगर ऐसा कोई बड़ा न्यूट्रॉन स्टार अपनी ग्रेविटी से हमारे सोलर सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा, पूरा सोलर सिस्टम इसके अंदर समा जाने वाला है और इससे न्यूट्रॉन स्टार का मास क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा और फिर ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन कर ही लेगा। देखो दोस्तों, हम इंसानों में बहुत क्यूरोसिटी है ये जानने की कि ब्लैक होल के अंदर क्या है और ब्लैक होल क्या है और इवेंट हॉरिजॉन को क्रॉस करने के बाद मीटियोर कहाँ जाते हैं। अब हम सूरज को बिगेस्ट नोन ब्लैक होल 10618 से रिप्लेस कर देते हैं। ब्लैक होल का मास सूरज से 6600 करोड़ गुना ज़्यादा है और जानते हो इसका डायमीटर कितना है?
39,000 करोड़ किलोमीटर, जो कि सूरज और नेपच्यून के डिस्टेंस से 40 गुना ज़्यादा है। मतलब ये आराम से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम कवर करने वाला है और हम इंसान अपना पूरा ग्रह उसके सेंटर के आसपास होंगे। नाउ देखो, हम इंसान यहाँ पर ज़िंदा बच गए तो 101% चांसेस हैं हम पूरी तरह से जान लेंगे ब्लैक होल के अंदर क्या है। अब आखिर में ज़रा सोचो, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर स्टार या ब्लैक होल नहीं बल्कि कोई हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट जैसा कोई वाइट होल होता तो सोलर सिस्टम कैसा होता? जी हाँ, वाइट होल। एक ब्लैक होल अपने सराउंडिंग के सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उन्हें निगलने की कोशिश करता है। ठीक उसके अपोजिट वाइट होल मैटर को इजेक्ट करता है। वाइट होल के द्वारा इजेक्ट मैटर सिस्टम में नए सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होगा और सोलर सिस्टम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर देखो, जैसा हमारे माइंड में वाइट होल को लेकर अजम्पशन है, वाइट होल एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। ब्लैक होल की तरह ही ये भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रैवल करता रह जाता है और एंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। अगर सोचो, हमारी पृथ्वी भी वाइट होल के उस ट्रैप में फंस जाती है तो हम भी वाइट होल के सेंटर की तरफ अनएंडिंग जर्नी पर निकल जाएंगे। अब ऐसे में हमारा सोलर सिस्टम का क्या होगा? ये तो वाइट होल के एग्जिस्टेंस की तरह ही अनजान है। पर यहाँ ये सब सुनने के बाद आपके मन में अपने सूरज के लिए इज्जत तो ज़रूर बढ़ जाएगी। सूरज का मास, ब्राइटनेस, साइज सब कुछ परफेक्ट है। यही कारण है कि स्टार के अराउंड यूनिवर्स की ओनली नोन सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस है। अगर कोई और सोलर सिस्टम होता तो वहाँ के स्टार के कंडीशन के कारण कभी कॉम्प्लेक्स लाइन फॉर्म ही नहीं हो पाती। लेकिन धरती पर सूरज परफेक्ट मात्रा में सनलाइट पहुँचाता है और इसकी सोलर फ्लेयर इतनी डेंजर भी नहीं है। और सूरज के अंत में अब भी 600 करोड़ साल का वक्त बाकी है। मतलब देखो, पृथ्वी पर अब अगर और कोई आपदा नहीं आती है तो हमें अपने लिए दूसरा घर ढूंढने के लिए 600 करोड़ साल का वक्त बाकी है और बचा हुआ है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सूरज की क्या इंपॉर्टेंस है और ये किस तरह से एक परफेक्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के लिए। हाँ, तो वो सूरज ही है जो कि एक हेड ऑफ द हाउस की तरह पूरी जॉइंट फैमिली को संभाले है। यानी कि सोलर सिस्टम का हर ऑब्जेक्ट सूरज की वजह से ही अपनी जगह पर सही रोटेशन में और सही तरीके से सरवाइव कर रहा है। तो हेड ऑफ द हाउस सूरज ही है जो कि इस जॉइंट फैमिली को अभी तक लेके चल रहा है और हम आशा करते हैं कि ये आगे भी हमारे सोलर सिस्टम को संभाल के रखेगा और अपनी छत्र छाया और रोशनी देता रहेगा। तो ये सब जानने के बाद आपको खुशी तो हुई होगी कि आपने कुछ गेन कर ली है नॉलेज अपने सोलर सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने व्यूज़ भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय।